नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 2 जून 2026 और आज की डेट में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के अंदर छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम पहले बात करने वाले हैं इंडिया और ओमान के बीच में होने वाले सेपा एग्रीमेंट से संबंधित एक आर्टिकल। इसी के साथ साथ हम अगला आर्टिकल देखेंगे जो फिश हार्बर्स है उनको सीआईएसएफ का जो हमारा फोर्स है उसके ओवरसाइट के अंदर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो वहां पर फिशरमैन है वह एक प्रकार से इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ जो हमारा अगला आर्टिकल क्या है, हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित है। अभी डाटा न्यूली रिलीज किया गया है, उसको डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो मधुमक्खियों के बारे में क्या है, एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी के अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है उसी प्रकार से जो फ्लाई बीज होती है उनके कलर के अंदर भी हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अपना अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा ऑस्टेरिटी से संबंधित। अब ये ऑस्टेरिटी होता क्या है, इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है, डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ अल्जाइमर डिजीज को बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए अभी यहाँ पर एक नई स्टडी पब्लिश हुई है कि जो ब्लड टेस्ट है उस ब्लड टेस्ट के माध्यम से ही जो अल्जाइमर जैसे डिजीज हैं उनका पता लगाया जा सकता है। तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल रहने वाले हैं आज के हमारे। और अगर आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऐसे ही डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन है, मंथली बेस पर जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन है और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 499 के ग्रुप में। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और आप इसको अनलिमिटेड समय के लिए क्या है ज्वाइन करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैलिडिटी है, बस आपको एक बार पेमेंट करनी है 499, फिर उसके बाद लाइफ टाइम क्या है इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे पूरे साल भर की मैगजीन इस प्रकार से रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। यहाँ पर पहला आर्टिकल बोल रहा है इंडिया और ओमान के बीच में जो सेपा एग्रीमेंट है उसको आज से यानी कल से यानी 1 जून 2026 से ही लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यह दोनों के बीच में एक प्रकार का इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो क्या है वेस्ट एशिया के अंदर अभी क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब कर दिया गया है और इसी बीच में क्या है हमें एक नए रूट की ज़रूरत है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो ओमान है वो भारत के लिए इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखता है, तो नॉर्मल सी बात है, ओमान बेसिकली क्या है साउदर्न एज पर अवस्थित है। बेसिकली जो बेस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अरेबियन पेनिनसुला के पास में। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप यहाँ पर इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये है पूरा अफ्रीका। ठीक है, ये है पूरा इस प्रकार से अफ्रीका और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईरान और बाकी सारी कंट्रीज आती हैं और यहाँ पर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाता है तो ये ओमान है जो इकलौता क्षेत्र है जो कि क्या है उसका रास्ता ओपन यानी खुला होता हुआ हमें नजर आता है। तो इस वजह से क्या है ईरान यानी ओमान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ओमान है उसका लार्ज पार्ट क्या है कोस्टल लाइन से घिरा हुआ है और यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्या है बाहर पड़ता है। इसी वजह से ऐसा भी नहीं होगा कि अगर गल्फ रीजन के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट आता है या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर साउथ वेस्ट एशिया के अंदर अगर बेसिकली कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो हमें क्या है ये ओमान वाला जो रास्ता है वो खुला देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रमुख रूप से हमें 3 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। ठीक है, पोर्ट देखने को मिलते हैं जिसका नाम है दक्म,
फिर उसके अलावा सलालाह, इसके अलावा सोहर, ये कुछ पोर्ट हैं जिनके माध्यम से क्या है हम अपना जो व्यापार है इस क्षेत्र से यानी अफ्रीका से और यूरोप से और पूरा का पूरा जो गल्फ रीजन है वहां से कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी डिस्टरबेंस के। इसी के साथ साथ यहाँ पर रिमेन एक्सेसिबल यानी ड्यूरिंग द डिसरप्शन, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बावजूद भी, डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी हम इस क्षेत्र के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ओमान की और क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली क्या है, ये मैरीटाइम लिंक प्रोवाइड कराता है एशिया का, अफ्रीका का और यूरोप का, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें और इंडिया और ओमान के रिलेशन को, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि 1955 में ही हमारे दोनों देशों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो गए थे और 2008 में हमें देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई पार्टनरशिप के संदर्भ में। और आज के समय में हम लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा जो इंडियन हैं वो ओमान के अंदर देख पाते हैं। इसी के साथ साथ दोनों के देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम करते रहते हैं। इसी के अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन और एंटी पायरेसी जैसे ऑपरेशंस हम दोनों मिलकर चलाते रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ट्रेड के संदर्भ में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भारत ने ओमान को 10.61 बिलियन डॉलर का क्या है सामान उसको बेचा था, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है मशीनरी इक्विपमेंट हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, आयरन हो गया, स्टील के प्रोडक्ट हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, राइस हो गया, सेरेमिक्स हो गया और इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है हम यहाँ पर जो ओमान है उसको बेचते हुए नजर आते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपने यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों लिखा हुआ है, जबकि क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो यहाँ पर पेट्रोल तो यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर मिलता है। देखो यहाँ पर ओमान के अंदर कच्चा तेल मिलता है, इंडिया में क्या होता है कच्चे तेल से उत्पाद बनाकर फिर यहाँ पर बेचा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओमान से हम क्या क्या खरीदते हैं, तो मैंने बताया क्रूड ऑयल खरीदते हैं, एलएनजी खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, मेथनॉल, अमोनिया और इसके अलावा पेट्रोलियम कोक, यह सभी जो चीजें हैं हम ओमान से खरीदते हुए नजर आते हैं। इस वजह से क्या है ये जो सेपा एग्रीमेंट है वह इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है इन सभी की वजह से। इसी के साथ अल्टरनेटिव ट्रेड रूट भी प्रोवाइड कराता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बदले में। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम उसको सामान भेजते हैं बदले में हमें पैसा मिलता है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल इनपुट सिक्योरिटी यहाँ पर हमें नजर आती है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है इन्हीं देशों के ऊपर हमारी निर्भर है। इसके अलावा इमर्जिंग ट्रेंड के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओमान का जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ इंडिया के संदर्भ में नहीं पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या है ओमान को हमने देखा उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वो क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर आता है, और वो क्या है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो वाटरवेज है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और जब कभी वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है अनडिस्टरप्टेड ट्रेड रूट यहाँ पर क्या है वर्ल्ड को वह प्रोवाइड करवा सकता है। इसी के साथ साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस सेपा एग्रीमेंट के बाद कि हम अपने जो स्मार्टफोन हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सोलर इक्विपमेंट हैं और टेलीकॉम जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत बड़े पैमाने पर ओमान को बेच सकते हैं, ठीक है। ये तो पूरा आर्टिकल था ओमान से। यहाँ पर आप देख रहे हो गवर्नमेंट के द्वारा और भी कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं, ठीक है, जो हमारे मैरीटाइम एरिया से संबंधित या कोस्टल एरिया के पास में अवस्थित देशों से संबंधित। जैसे कि क्या है इंडिया ने ऑपरेशन बेसिकली एक स्कीम लॉन्च की है सागर विजन, जिसके अंदर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। यानी हम क्या है जो कोस्टल रीजन पर रहने वाले देश हैं उनके साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने पर जोर देते हैं। दूसरा क्या है मैरीटाइम कनेक्टिविटी, उनके साथ कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने पर जोर देते हैं। वेस्ट एशिया पॉलिसी हमारी कैसी है कि हम अपने जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इसी के साथ जो सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटी है उसको हम रिड्यूस करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं।
इसी के साथ साथ देखो जो ओमान है उसके साथ हम ये इतना अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, वो कि वो क्या है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है, उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंजेस क्या है कि ओमान इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, वहाँ पर मार्केट क्या है, बहुत छोटा है। वहाँ पर सिर्फ 5 मिलियन लोग ही रहते हैं, और ये जो पोटेंशियल है वह बहुत ज़्यादा लिमिटेड है सऊदी अरेबिया और जो यूएई है उन देशों के मुकाबले। ठीक है, इस वजह से हमें क्या है, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ भी अपने रिलेशन को उसी तरह मजबूत बनाकर रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो कि वाई दिस एग्रीमेंट मैटर फॉर इंडिया। नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी इंडिया की, एनर्जी का इंपोर्ट हमेशा बना रहेगा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है कि गल्फ रीजन के अंदर वो पड़ता है, मैरीटाइम इंपॉर्टेंस ये है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन और अदर जो इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी है उसको क्या है, इनहेंस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल में क्या है, इन शॉर्ट फॉर्म इंडिया और ओमान का सेपा जो एग्रीमेंट है उसको यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसी के साथ ट्रेड के अंदर कौन कौन सी गुड्स का हम यूज करने जा रहे हैं, ट्रेड के अंदर कौन सा सर्विसेज यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर बाकी प्रोसेस क्या है, ट्रेड का फैसिलिटेशन किस प्रकार से होना है, और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम यहाँ पर एक लास्ट बात देख लेते हैं कि इंडिया ने इसी प्रकार के और कौन कौन से एग्रीमेंट किन किन देशों से कर रखा है या फिर उनसे किए जाने की बात हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, इंडिया ने यूएई के साथ भी सेपा एग्रीमेंट कर रखा है। इसी के साथ ओमान के साथ तो अभी अभी हमने सेपा एग्रीमेंट अभी किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें एक एक्टा एग्रीमेंट भी देखने को मिलता है जो कि क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में किया था। टेपा एग्रीमेंट भी हमने यहाँ पर बेसिकली किया था। इसी के साथ यहाँ पर हमें एफटीए एग्रीमेंट देखने को मिलता है यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, और इसी के साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ। ठीक है, जो कि क्या है, अभी अंडर प्रोसेस है ये सारे के सारे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये पहला आर्टिकल था इंडिया ओमान का रिलेशन, उसको हमने डिटेल में कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि क्या है, फिश हार्बर्स अंडर द CISF ओवरसाइट। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कोस्टल रीजन है वो पूरी की पूरी तरह से फैला हुआ है, और इसमें हमें देखने को मिलता है बहुत सारे मछुआरों का लाइवलीहुड चलता है, और यहाँ पर आवाजाही के लिए आपको कोई विशेष क्या प्रबंध देखने को नहीं मिलता है। और कई बार क्या होता है, आतंकवादी जैसे संगठन, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग और इस प्रकार की चीज़ें क्या है, वह हमें इलीगल एक प्रकार से इमिग्रेशन, वो क्या है, इन्हीं कोस्टल एरिया से हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाउंड्री तो है नहीं, और यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी फोर्स भी इतनी अच्छे से तैनात नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ये लोग यहाँ इस रीजन से आने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि 2008 में 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था, वो जो आतंकवादी आए थे वो भी इन्हीं कोस्टल रीजन से आए थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट अब क्या प्लान कर रही है कि हम क्या करें कि जितने भी बेसिकली हमारे पास बेसिकली पोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि 1200 यहाँ पर फिशिंग हार्बर हमारे पास हैं। ठीक है, उनको हम क्या करें, अपना जो एक प्रकार से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है यानी CISF है, उसके यहाँ पर सिक्योरिटी ओवरसाइट के अंदर लेकर आ जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है, सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है, इलीगल एक्टिविटीज जो इंडिया के अंदर हो रही हैं वो क्या है, कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो फिश वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन है केरला में और केरला के बाहर भी, वो क्या कर रहे हैं, इसका बड़े पैमाने पर विरोध कर रही हैं, और इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन भी कई स्थानों पर हो रहा है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि मेन प्रपोजल यहाँ पर क्या था। तो ये प्रपोजल कौन लेके आया, यूनियन होम मिनिस्ट्री लेकर आई है। इसके अंदर बेसिकली जो कोस्टल रीजन है उसकी सिक्योरिटी को फोकस किया जाएगा, जिसके अंदर जो फिशिंग हार्बर है, फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं, कोस्टल फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा।
और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ को तैनात किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत सीआईएफ क्या करेगी, फिर यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करेगी। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट की मॉनिटरिंग करती रहेगी कि कौन सा मछुआरा कब कहाँ जा रहा है और आ रहा है। इसी के साथ साथ डिजिटल सर्विलांस यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ वेसल की जो ट्रैकिंग है उसके मैकेनिज्म को भी डेवलप किया जाएगा, यानी सभी मछुआरों के जो शिप्स हैं, यानी छोटी छोटी अगर नाव भी होगी उसके ऊपर भी क्या है, यहाँ पर हमें एक प्रकार से सर्विलांस का चिप और या फिर इस प्रकार के ट्रैकर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से क्या है, पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आएगी। और ये इंडिया के लिए जरूरी भी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इंडिया क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट वाला देश है, जहां पर क्या है, ये जो पूरी बाउंड्री आप देख रहे हो साउदर्न इंडिया की, वो समुंदर से घिरी है। और ये लगभग 7,500 किलोमीटर की बाउंड्री देखने को मिलती है, जहां पर हमें देखने को मिलता है 3,800 से भी ज्यादा फिशिंग विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर मेजर कंसर्न नजर आता है कि यही वह स्थान है जहां पर क्या है, स्मगलिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन और इसके अलावा अन्य प्रकार के मैरीटाइम टेररिज्म और इनफिल्ट्रेशन जैसे बेसिकली गतिविधियां हैं, इन्हीं एरियाज के माध्यम से चलती हैं। इस वजह से इंडिया को क्या है, फोकस करना जरूरी है। सबसे अच्छा उदाहरण 2008 में मुंबई का टेरर अटैक इसी तरह से इन रूट से आया था, कोस्टल रीजन से आया था। अब हालांकि जैसे ही 26/11 का अटैक हुआ उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया तो उसने क्या है, कोस्टल पुलिस स्टेशंस का भी निर्माण किया था, वेसल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को उस समय चालू किया था, सागर प्रहरी बल जो होता है उनको क्या है, कोस्टल रीजन के पास क्या है, तैनात किया गया था। ठीक है, कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क को भी इस्टेब्लिश किया था। अब इन्हीं चीजों के बीच में क्या है, अब गवर्नमेंट एक और सिस्टम लेकर आ रही है ताकि और ज्यादा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। ठीक है, सीआईएसएफ को तैनात करके। अब सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो 1969 में हमें देखने को मिलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। अब इनका बेसिक काम ये होता है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको क्या करना, मेंटेन करना। आप अपने शहरों में आसपास देखे होंगे कि जो पुलिस कह रहा हूँ, जो हमारे क्या बोलते हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, जो हमारे मेट्रो के अंदर, जो एयरपोर्ट के अंदर, इन सभी स्थानों पर तैनात होते हैं, उनके कंधे पर लिखा होता है सीआईएसएफ। तो ये वही सीआईएसएफ है। ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उसको बेसिकली सुरक्षित रखते हैं। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर और जो स्पेस इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर भी इनको तैनात किया जाता है, और सी पोर्ट और इंडस्ट्रियल यूनिट में अब इनको तैयार किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वाई आर फिश वर्कर अपोजिंग। अब ये देखो, इतनी अच्छी चीज तो लग रही है कि हमारा देश सुरक्षित होगा, लेकिन ये जो फिशरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है लाइवलीहुड कंसर्न। ठीक है, वो हमें कैसे नजर आता है कि क्योंकि क्या है, अब फिशिंग के ऊपर ना जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ जो फिशिंग के ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर डिले आएगा। इसी के साथ जो फिशरमैन होते हैं उनका जो रिस्ट्रिक्शन है, आवागमन है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, एडिशनल बर्डन हमें देखने को मिलेगा जो फिशरी सेक्टर है उसके ऊपर। यानी जब भी कोई मछुआरा समुद्र में जाएगा आएगा, उसको बार बार क्या है, कागज दिखाना पड़ेगा, आईडी दिखानी पड़ेगी। तो एक प्रकार से कंप्लायंस बर्डन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ मछुआरों का ये कहना है कि ये तो हमारा अधिकार था कि हम अपने जो समुंदर है उसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार से घूमें, और ये क्या है, हमारे ऊपर जो ये प्राइवेसी और सर्विलेंस जो होता है उससे संबंधित कंसर्न यहाँ पर नजर आता है। क्यों, क्योंकि बार बार हमें बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और यहाँ पर कंटिन्यूस सर्विलांस के अंदर रखा जाएगा, जो कि हमारे जो निजता है या फिर प्राइवेसी है उसके खिलाफ यहाँ पर नजर आता है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमसे कभी भी किसी भी प्रकार का क्या है, कोई भी सलाह नहीं लिया गया इस प्रकार की पॉलिसी को लॉन्च करते हुए। इसी के साथ साथ जो हमारा फिशरी सेक्टर है इंडिया के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कि अराउंड 8% जो हमारा जीडीपी है वो यहीं से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ लगभग 2.8 करोड़ पीपल क्या है, इसी
फिशरी सेक्टर के ऊपर निर्भर है। इसी के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी हमने एक मिशन चला रखा है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अपना जो फिशरी सेक्टर है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये उसको भी कहीं ना कहीं क्या है, धक्का पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या कोस्टल रीजन के अंदर कोई और ज़्यादा क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर या फिर फोर्स हमें देखने को नहीं मिलती? तो यहाँ पर आपका उत्तर है नहीं। बेसिकली क्या है, हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारी फोर्सेस हमें नजर आती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन नेवी है, वो भी क्या है, कोस्टल एरिया की सर्विलेंस करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं जो सर्विलेंस करते हैं। इसके अलावा कोस्टल पुलिस भी हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा अब CISF को भी क्या है, यहाँ पर उतारा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बाकी सारी चीज़ों को तो आप यहाँ पर रिपीटेशन वे में सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें हमने कर ली है। लास्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या है, PM मत्स्य संपदा योजना एक पॉलिसी को भी पहले से लॉन्च कर रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ सागर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने पहले ही लागू कर रखा है, ये आप यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, जो PM मत्स्य संपदा योजना है उसके अंदर बेसिकली सरकार का टारगेट है कि हम सस्टेनेबल फिशरीज को डेवलप करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्रिएशन करें, और इसी के साथ जो फिशर वेलफेयर है उसको प्रमोट करें। ठीक है, ये सारा का सारा उद्देश्य हमें यहाँ पर दूसरा आर्टिकल इस प्रकार से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित। अब देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, हर कुछ समय पर हर क्वार्टर में क्या है, इसको रिलीज किया जाता है। साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 12 महीनों को अगर 4 भागों में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4-4 महीने का एक ग्रुप बनेगा, और 4 महीने का एक जो ग्रुप है उसी को एक क्वार्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर देखने को 4×3=12 3 क्वार्टर बेसिकली, हाँ, 3-3 महीने के 4 ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से एक साल में हमें 4 क्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अभी जो अप्रैल महीने के अंदर जो क्वार्टर था उसके अंदर इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो हमें 4.9 हमें देखने को मिलता है, और जो पहले का हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था पिछले महीने का वो हमें देखने को मिला है 3.2। ठीक है, 3.2। अब यहाँ पर बात की जा रही है एक और पॉइंट की कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इस बार क्या है, नए बेस ईयर के साथ रिलीज किया गया है। देखो, पहले जो हम बेस ईयर यूज किया करते थे वो 2021-22 का हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब जो हम बना रहे हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का बेसिकली इंडेक्स, वो क्या है 2022-23 के डाटा के बिहार पर तैयार किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज अपने को देखने को मिलता है। बेसिकली अब बात आती है कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP ये आखिरकार है क्या। तो एक पूरे के पूरे क्वार्टर में या एक स्पेसिफिक समय में जो इंडस्ट्री है उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया या हमारी देश की इकोनॉमी में कितना उत्पादन हुआ, उसी का क्या बोलते हैं, इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। इसको बेसिकली MOSPI के द्वारा बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, माइनिंग और क्वेरिंग है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, इन सभी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेस ईयर है, इसको अभी चेंज किया गया है, मैंने बता दिया 2011-12 का पहले यूज किया जाता था। अब हम क्या है 2022-23 का यहाँ पर जो बेस ईयर है वह यूज करने वाले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिवाइज बेस ईयर के आधार पर हमें इस साल 2025-26 में 4.30% जो हमारी GDP ग्रोथ है वो देखने को मिली थी। इंडस्ट्री की ग्रोथ देखने को मिली थी, GDP नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पहले जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ थी वो 6.70 थी पहले, फिर उसके बाद 24-25 में 6.40 थी, लेकिन अभी क्या है ये एकदम से घट करके 4.30 हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब ग्रोथ
रेट के साथ हमें यहाँ पर पुराने ग्रोथ रेट के संदर्भ में भी ये सारा सिस्टम आप इस प्रकार से कैलकुलेट होता हुआ देख सकते हो। अब यहाँ पर सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सारे सेक्टर को इसके अंदर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है कि किस सेक्टर ने कितना अच्छा काम किया, फिर उसके बाद पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो सेक्टर वाइज अगर रिपोर्ट देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर हमें 6.2 की ग्रोथ देखने को, परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, ये बात। इसी के साथ साथ वाटर सप्लाई एंड सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली 6.6% का इस साल ग्रोथ देखने को मिला। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 4.9, माइनिंग के अंदर बेसिकली 5.1, ये पूरा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। आपको इतना जो परसेंटेज है वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, दूसरे नंबर पर वाटर सप्लाई और सीवेज वाटर वेस्ट इन सभी का बेसिकली रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का रोल तीसरे नंबर, यहाँ पर माइनिंग का जो रोल है वो तीसरे नंबर पे, और इलेक्ट्रिसिटी का रोल बेसिकली हमें चौथे नंबर पर देखने को मिलता है। और इसी के साथ आगे आते हैं, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं इस इंडेक्स के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी आंकड़ों को आप एक बार अपने आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये अपना लगभग पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि क्या है, बात की जा रही है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी चेंज होती है वैसे वैसे जो बीज हैं, ठीक है, मक्खियां हैं, वो अभी क्या करती हैं, अपनी क्या है, कलर को चेंज करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यही क्या है, पूरा का पूरा जो रिसर्च है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो स्वीट बीज है उनकी बात हो रही है, यानी मधुमक्खी की यहाँ पर बात हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बायोलॉजी लेटर्स के अंदर ये पूरा आर्टिकल प्रकाशित था। इसी के साथ साथ ये जो मक्खियां हैं इनका कलर आमतौर पर ब्लू ग्रीन या फिर कॉपर या फिर ग्रीन कलर का यहाँ पर होता हुआ हमें यहाँ पर इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है, और आमतौर पर आप सभी जानते हो कि मधुमक्खियों का कलर येलो कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टडी का, कि एनवायरनमेंट, हमारे जो आसपास के जीव जंतुएं हैं उनको क्या बेसिकली, क्या ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी को इन्फ्लुएंस करती है, उनके बेसिकली अपीयरेंस को, उनके लिविंग को एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है। इस वजह से ये साइंटिफिक जो स्टडी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सारी की सारी जो बातें हैं यहाँ पर आपको नजर आएगी। क्या नजर आएगा कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया गया था वो सारा यहाँ पर बताया गया है कि 1000 से भी ज़्यादा फोटोग्राफ को लिया गया था। साइंटिफिक कंक्लूजन लास्ट में यही निकला कि क्या बोलते हैं, नो रियल और नॉट लिमिटेड टू प्रिजर्व स्पेसिमन। अब यहाँ पर क्या है, प्रिजर्व स्पेसिमन के ऊपर ये आधारित नहीं है। सिमिलर ह्यूमिडिटी ड्राइव कलर चेंज मैनी ऑक्यूर इन द इंसेक्ट, ये सारी बातों को आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी के साथ मैकेनिज्म बिहाइंड इट, अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि भाई ये जो आप कलर चेंज देख रहे हो वो आखिरकार कलर चेंज हो क्यों रहा है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बीज होती है ये एक प्रकार, किसी भी प्रकार का क्या है, कोई एक प्रकार से मैकेनिज्म या कुछ चीज को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर, और उस स्ट्रक्चर का जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो बेसिकली क्या है, ये चीजें आपको नजर आती हैं, कलर के अंदर डिफरेंस। और बाकी जैसे जानवर होते हैं उनमें हमें पिगमेंट के कारण क्या है, वो कलर नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल चलो बता देते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पिकॉक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इसके अलावा बीटल्स हो गए, फिर इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पक्षियां, और इसी के साथ साथ कुछ कुछ स्वीट बीज, मधुमक्खियां, इन सभी का जो कलर होता है वो बेसिकली इस वजह से होता है कि पिगमेंट्स होते हैं इनके शरीर में कुछ, और ये जो पिगमेंट हैं वो बेसिकली क्या है, इनके शरीर पे डेवलप होते हैं, जिस शरीर के अंदर से डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो
इस स्पेसिफिक प्रकार का दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी शरीर के अंदर भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक काइंड के मेलानिन होते हैं। अब वो मेलानिन कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं, उसी के आधार पर भी क्या है, जो मानव है उन सभी के कलर का डिफ्रेंसिएशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पूरा का पूरा सहारन रीजन है या इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पर जो लोग हैं ज्यादा काले होते हैं। वहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखोगे कि लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं। तो यह कारण इस वजह से है क्योंकि ह्यूमन भी क्या है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, मेलानिन को शरीर के अंदर डेवलप करता है। ठीक है, और उसी वजह से उसका कलर दिखता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि शरीर के अंदर का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, ये जो मधुमक्खियों के अंदर कलर चेंज हो रहा है, बल्कि क्या है, शरीर के ऊपर ही यहाँ पर जिसको आप फर कहते हो या फिर जिसको आप बेसिकली शरीर के ऊपरी भाग में रोंदरे कहते हो, वहां पर क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। और वो स्ट्रक्चर जब बेसिकली एनवायरनमेंट के या फिर दूसरे शब्दों में क्या है, लाइट के इंटरेक्शन में आती है, तो उसके कलर का क्या है, विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाइट इंटरेक्ट विद दीज स्ट्रक्चर्स टू क्रिएट अ विजिबल कलर। ठीक है, जैसे ही इनके शरीर के ऊपर ये छोटी छोटी रोंदियां हैं, इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद ये फिर लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके हमारी जो आंखें होती हैं उनके ऊपर पड़ती है। तो इस आधार पर हमें क्या है, इनका कलर दिखता है। इसी के साथ साथ रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या रोल है, आर्द्रता का। तो जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा वैसे ही क्या है, माइक्रोस्कोपिक जो उनके शरीर पर लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, एक्सोस्केलेटन से बनी हुई हैं। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होती है, जो लेयर्स होती हैं वो स्वेल करती हैं। स्वेल यानी मोटी होती हैं, पतली होती हैं, इस तरीके से। तो अब क्या होता है, जैसे ही इनके शरीर की जो लेयर हुई वो क्या हुआ, मोटा हुआ, तो क्या होता है, इनके बीच में जो लेयर है उनके गैप कभी चेंज होता है। अब नॉर्मल सी बात है, मोटा हुआ यानी मान लीजिए इस प्रकार के बहुत सारे रूंधे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, मॉइस्चर ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े बुलबुले बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब नॉर्मल सी बात है, दोनों के बीच में क्या है, गैप क्या है, अब कम हो जाएगा। अब जब गैप कम हो जाएगा तो उनके शरीर का जो कलर है वो अलग दिखेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एकदम ड्राई वेदर है, इनके शरीर का पूरा मेलानिन उड़ गया, तो उसके जो शरीर के फर है वो एकदम अलग अलग बाल दिखेंगे। तो इससे क्या है, उनका फिर अलग कलर हमें यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, ये मैं एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर के अंदर का मैकेनिज्म है या उनके शरीर के फरों का या फिर इस एक्सोस्केलेटन के फीचर का कलर है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड, बीज अपीयरेंस शिफ्ट फ्रॉम ब्लूइश ग्रीन टू कॉपर ग्रे। और इस तरह से जो बेसिकली जैसे अलग अलग लाइट पड़ती है तो उसका कलर भी चेंज होता है, यहीं पे बात की जा रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, ये जो पूरा का पूरा इसका कलर सिस्टम है, ये इनका क्या है, कम्युनिकेशन पैटर्न को भी दर्शाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्या है, जो इंसेक्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, कि भाई ये हमारी स्पीसी का बेसिकली इंसेक्ट है, इस वजह से कलर उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये एक प्रकार से कैम्यूफ्लाज, कैम्यूफ्लाज का मतलब होता है शरीर का रंग बदल जाना। जैसे गिरगिट क्या करती है, अपना रंग बदलती है, जैसे ही कोई गिद्ध या फिर उसके ऊपर चील है वो अटैक करता है और वो पत्तियों के जैसा कलर बन जाता है, तो चील उसको पहचान ही नहीं पाती है कि पत्ता है या क्या बोलते हैं, गिरगिट है। तो कैम्यूफ्लाज करने में बेसिकली क्या है, इंसेक्ट की मदद करता है प्रीडेटर से। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक प्रकार से सिग्नलिंग भी प्रोवाइड कराता है कि उस समय उस स्थान की क्या बोलते हैं, जलवायु किस प्रकार से है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का इंडिकेटर के रूप में भी यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, अपना एक प्रकार से स्थान यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये साइंटिफिक सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है शरीर के ऊपर, यानी इंसेक्ट के शरीर के ऊपर क्या होता है, हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग होती है। ठीक है, जिसको बार बार मैं फर बोल रहा हूँ, जो कि एंथ्रोपोड के अंदर होता है। और ये बेसिकली क्या है,
चीटिन के द्वारा बनता है। चीटिन एक प्रकार का मेलेनिन आप समझ लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रिवेंशन करता है वाटर लॉस से। और इसके साथ साथ अगला कॉन्सेप्ट है इरिडसेंस। इरिडसेंस बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्टिकल फिनोमिनन वेयर कलर अपीयर्स टू चेंज विद व्यूइंग एंगल। जैसे जैसे हम आप देखेंगे एंगल चेंज करेंगे, वैसे वैसे क्या है, कुछ चीजों का कलर भी चेंज होता रहता है। जैसे कि मोर का पंख आप कभी सामने से देखना, कभी साइड से देखना, तो उसके शाइन के अंदर और उसका क्या बोलते हैं, ब्लू, ब्लैक और क्या बोलते हैं ग्रीनिश जो कलर होता है, उसके अंदर भी आपको क्या है, डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ऐसे ही चीज क्या है, बाकी जानवरों के पक्षियों के अंदर भी देखने को मिलता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है इसी पूरे आर्टिकल के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, स्ट्रक्चरल कोलैबोरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय कलरेशन, ठीक है, सॉरी, स्ट्रक्चर coloration is produced by microscopic physical structure rather than pigment। तो मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या पिगमेंट की वजह से होता है या फिर उसके माइक्रोस्कोपिक फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से उसका कलर चेंज होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, चिटिन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बेसिकली चिटिन से निर्मित होता है या नहीं, बताना है। थर्ड है, बेसिकली क्या है, इरिडसीन इज कॉमनली ऑब्जर्व इन बटरफ्लाई विंग्स एंड पीकॉक फेदर्स। ये आपको बताना है। अब बताना है कि इनमें से कितने जो ऑप्शन है वो ठीक है। ऑप्शन एक और दो, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों ही ऑप्शन ठीक है। जो भी बेसिकली इसका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका जो आंसर है वो आपको हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एनके ग्लोबल एजुकेशन पे। तो इस टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा लास्ट आर्टिकल देखने को मिलता है कि इंडियाज करंट इकोनॉमिक चैलेंज रिवील्स अबाउट ऑस्टेरिटी। अब बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट न्यूज में बना हुआ है। देखो लगातार क्या है, वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस चल रहा है, और जो पीएम है उन्होंने अपील की है कि लोगों से गोल्ड ना खरीदो, फॉरेन ट्रेवल मत करो, जो फ्यूल है उसका कंजप्शन कम कर लो। इसी के साथ ये एक कॉन्सेप्ट था ऑस्टेरिटी, वो भी क्या है न्यूज में बन जाता है। अब देखो जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजर लिए जा रहे हैं, ये सारा का सारा, ये जो गोल्ड ना खरीदना, ट्रेवल ना करना, फ्यूल का कंजम्पशन कम करना, इसी को हम बोलते हैं ऑस्टेरिटी, ठीक है। अब ये ऑस्टेरिटी बेसिकली लार्जर टर्म में क्या है और भारत के संदर्भ में इसको अभी किस तरह से यूज किया जा रहा है डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, ऑस्टेरिटी एक प्रकार का इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, जो कि क्या है देश के अंदर फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपने एक्सपेंडिचर पर और जो डिमांड है उसको कंट्रोल करके तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि फिजिकल स्टेबिलिटी लेकर आता है, फिस्कल स्टेबिलिटी लेकर आता है, एक्सपेंडिचर और डिमांड को कंट्रोल करके गवर्नमेंट के मेजर के माध्यम से। इसका उद्देश्य बेसिकली समझ गए होंगे कि फिजिकल डेफिसिट को कम करना, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, और जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बेसिकली इम्प्रूव करना, और स्टेबलाइज पब्लिक फाइनेंसेस को इस्टेब्लिश करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ मेजर भी दिए गए हैं जिसको हमने पहले ही देख लिया। फिजिकल मेजर के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर कम कर देती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो सब्सिडी दे रही होती है विभिन्न स्कीमों के ऊपर गवर्नमेंट, उस सब्सिडी को क्या है कम कर देती है। इसी के साथ सोशल सेक्टर मेजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सरकार एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर, इन सभी के ऊपर भी अपना जो खर्चा है वो कम कर देती है। इसी के साथ साथ टैक्स मेजर के रूप में टैक्स को बढ़ा देती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल मेजर के रूप में हम देखते हैं कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मॉनेटरी मेजर के रूप में जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाई कर देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर और इस प्रकार की संपत्तियां ना खरीदें।
इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये सारा का सारा मेजर लिया जाता है इस ऑस्टेरिटी के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखो, इंडिया ने जो अभी पॉलिसी अपनाई है, ठीक है, इंडिया फॉलोइंग ऑस्टेरिटी? इंडिया ऑस्टेरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो कि वेलफेयर कट होता है, लार्ज जो बजट होता है उसके अंदर रिडक्शन होता है, पब्लिक स्पेंडिंग होती है वो कम की जाती है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो गवर्नमेंट ने कहीं भी पब्लिक फंडिंग के ऊपर कटौती नहीं की है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो ऑस्टेरिटी है, गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया है, बल्कि उसको क्या है, अपना जो अभी अप्रोच है, ठीक है, उसके अंदर चेंज करके यहाँ पर इसको लेकर आए हैं। चाहे वो हमने यहाँ पर ऑस्टेरिटी को बिहेवियर के आधार पर अपनाया है, ठीक है, चाहे वो फ्यूल कंजम्पशन से संबंधित हो, चाहे वो गोल्ड इंपोर्ट से संबंधित हो, या फॉरेन ट्रेवलर से संबंधित हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि बेसिकली अगर आप यहाँ पर फॉरेन ट्रेवल करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का मेजर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि बिहेवियर जो ऑस्टेरिटी है वो उससे क्या है, बहुत ही कम निष्कर्ष हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि ठीक है, कि ये कुछ हद तक जो इंडिया की इकोनॉमिक एक प्रकार से स्टेबिलिटी है उसको क्या है, लेकर आने में सफल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट आर्टिकल है अल्जाइमर का जो डिजीज है उससे संबंधित। लास्ट में जाने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, और इसी के साथ कुछ कुछ आपको यहाँ पर आर्टिकल्स भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ टेलीग्राम का एक दूसरा ग्रुप है जो कि आप 499 में देख रहे हो, जिसके अंदर डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ है वो एक बार में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी डेली बेस पर आपको ये करंट अफेयर मिलता ही रहेगा। और लास्ट का जब साल का एंड आएगा, तो साल का एंड यानी यहाँ पर मार्च का महीना आप देखोगे कि मार्च के महीने में जब एग्जाम्स होते हैं तो उस टाइम पर आपको ये पूरे साल की मैगजीन भी आपको इस प्रकार से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इसको ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपना आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि साइंटिस्ट है, उन्होंने ये पाया कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्यूब प्रोटीन होती है, एक ये बात ध्यान रखना। दूसरा होता है एमिलॉइड बेटा, ठीक है, एमिलॉइड बेटा, ये दो प्रकार के बायोमार्कर्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो कि क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो फास्ट कॉग्निटिव लेवल है या फिर कॉग्निटिव लेवल है उससे संबंधित चीजें को देखते हैं। इसके अलावा मेमोरी परफॉर्मेंस को यहाँ पर एक प्रकार से रेगुलेट करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो अल्जाइमर का रिस्क है, डिजीज जो बढ़ती हैं उसको भी यहाँ पर क्या है, मेंटेन करते हुए या फिर रेगुलेट करते हुए नजर आते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें अल्जाइमर का पहले से ही डिटेक्शन करना है तो आप क्या कीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, उसके अंदर हम ट्यूब प्रोटीन और एमिलॉइड बेटा जो बायोमार्क है उनका अध्ययन करेंगे, और उसके आधार पर हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि अगर आपका मेमोरी लॉस हो रहा है या इन फ्यूचर ऐसी संभावना है तो हम उसको क्या है, पहले से ही डिटेक्ट कर लेंगे और उसका इलाज चालू कर देंगे। तो यहाँ पर यही पूरी की पूरी बात बताई जा रही है कि अब बात करते हैं ये जो अल्जाइमर है वो आखिरकार है क्या। अल्जाइमर को आप सीधे साधे भाषा में बोल सकते हो भूलने की बीमारी, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये एक क्या है, न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर अगर हल्का हल्का डिफेक्ट आने लग जाता है तो उसी से संबंधित बीमारी हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो मेमोरी है वो कमजोर होती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी कमजोर होती है, जो हमारा बिहेवियर है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आने लग जाता है, और जो डेली फंक्शनिंग होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खराबी नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ से गिलास छूट जाना, या फिर भूल जाना कि घर कहाँ पर है, या फिर अभी क्या काम करने वाला था वो भूल जाना। तो इस प्रकार की चीजें इस अल्जाइमर में देखने को मिलती हैं।
और मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन कॉज क्या है, एमिलॉइड बेटा, इसी के साथ साथ यहाँ पर टीओ प्रोटीन। ठीक है, इन दोनों का अगर हम अध्ययन करें तो बेसिकली जो ये न्यूरल डिसऑर्डर है इसको हम क्या है पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये जो आपने एल्जाइमर देखा उसके बारे में, तो मेमोरी लॉस होने लग जाती है, जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर मुश्किल होता है, यहाँ पर क्या है कंफ्यूजन होने लग जाता है हर एक चीज में, लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है, और जो बिहेवियर है उसके अंदर भी चेंज होने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूरो जेनरेटिव जो डिसीजेज होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, एक तो हमने देख लिया एल्जाइमर होता है, एक और होता है जिसका नाम है पार्किंसंस। इसके अलावा हमें यहाँ पर हंटिंगटन डिजीज देखने को मिलता है, और यहाँ पे एमियोट्रोफिक लेटरल, यहाँ पर ALS डिजीज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका ये आर्टिकल भी डिटेल में कवर हो गया कि ब्लड टेस्ट के माध्यम से अल्जाइमर का जो डिजीज है उसको भी यहाँ पर पहले से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने डिटेल में देख लिया 2 जून 2026 का आर्टिकल। साथियों, यहाँ पर क्या है, जो कंटेंट है उसको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बनाकर रखा गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के संदर्भ में क्या है कि रेगुलर बेस पर ये हम टेलीग्राम बेसिकली ग्रुप चला रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपको करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। आपको डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर के करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रोज यहाँ पर आपको PDF अपलोड होती हुई नजर आएगी डेली करंट अफेयर की। जब हफ्ता पूरा हो जाएगा तो वीकली बेस पर, और जब महीना पूरा हो जाएगा तो क्या है मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और जब साल का अंत में कोई होगा तो उसमें हम क्या है पूरे जो बुकलेट PDF है वो तैयार करेंगे। बुकलेट PDF आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हो इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री के साथ आर्ट कल्चर के साथ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, ये सारे के सारे जो मैगजीन है इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो टेलीग्राम ID दी गई है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।